प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसमें पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें मुख्य रूप से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं। पहले तो फ्लावर पढ़ा है, यानी कि फूल के बारे में हमने जानकारी ली है। फिर प्री फर्टिलाइजेशन, स्टेज देखिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है। उसके बाद देखेंगे पॉलिनेशन, किस प्रकार से हुआ उसके बारे में चर्चा की, और उसके पश्चात फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्थाएं हमें आगे पढ़ना है। ठीक है ना? तो अभी तक हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं एक फ्लावर और प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या क्या रही, पॉलिनेशन के बारे में हमने पढ़ा है, और पॉलिनेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है ना? और हमने पढ़ा है एक पॉलन की स्ट्रक्चर को पढ़ा है अभी तक। क्या पढ़ा है? एक पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो पॉलन ग्रेन्स का सबसे पहले हमने उसका आकार देखा कि वो दिखता कैसा है। तो उसका आकार हमने देखा कि 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर, 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर इसका आमाप है या इसका आकार है। ठीक है? और इसके स्ट्रक्चर को देखा है। स्ट्रक्चर में दो प्रकार की हमने लेयरें देखी हैं। इसकी बाहरी लेयर जिसका हमने नाम दिया था एक्साइन, क्या नाम दिया था? एक्साइन, इसका नाम दिया है एक्साइन। अंदर की लेयर, अंदर की लेयर का नाम दिया इंटाइन। ठीक है ना? इसमें दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया है। इसमें दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जो बड़ी सेल है उसको हमने बताया कि ये एक वेजिटेटिव सेल है। कैसी है? वेजिटेटिव सेल है। और दूसरी जिसके पास अपना न्यूक्लियस है, जो फर्दर डिवाइड होके माइटोटिक डिवीजन होता है और ये डिवाइड होके इसमें दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या नाम दिया? यानी कि वो ये सेल है जो कि जनन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है ना? तो इसमें दो प्रकार की हमने सेलें देखी। एक तो होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी हो गई जनरेटिव सेल। ठीक है ना? हाँ, हमने एक बात और बताई थी कि ये जो बाहरी लेयर है जिसका हमने नाम एक्साइन दिया है, इसमें एक जगह पर ये लेयर अनुपस्थित होती है। ये लेयर अनुपस्थित होती है, यानी कि एक पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोर पाया जाता है। ये पोर है जिसका हमने नाम दिया था जर्म पोर। क्या नाम दिया?
जर्मपोर। अब ये जर्मपोर क्या करेगी, जब इससे पॉलन ट्यूब निकलेगी पॉलन ग्रैन से, तब इसी रास्ते से पॉलन ट्यूब ऐसे पॉलन ग्रैन से बाहर आएगी। इसके आगे की संरचना को हमको पढ़ना है, जिसको बोलते हैं फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पार्ट इन फ्लावर, ठीक है ना, जिसमें हम देखेंगे अभी एक एक करके। पहला तो है मेगा स्पोरेंजिया। क्या है? मेगा स्पोरेंजिया। जैसे कि हमने पॉलन ग्रैंस में पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या थी? एक प्रोसेस थी जिससे कि हमें पॉलन ग्रैंस का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार से ओव्यूल निर्माण से पहले की अवस्थाएं मेगा स्पोरेंजिया है। तो मेगा स्पोरेंजिया के थ्रू ही हमको ओव्यूल की प्राप्ति होती है ना? किसकी प्राप्ति होती है? ओव्यूल की। वो ओव्यूल ही आगे फर्दर फर्टिलाइज्ड होकर, कैसा होकर? फर्टिलाइज्ड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में, यानी कि ये बीज में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमको अभी ये दो जानकारी मिली है कि एक तो ओव्यूल से हमको क्या मिलता है? बीज की प्राप्ति होती है। दूसरा, फूल के जो हमारा ओवरी है उससे किसका निर्माण होता है? उससे हमें फल की प्राप्ति होती है। यानी कि ओव्यूल से सीड मिला और ओवरी से, अंडाशय से हमको फल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो ये सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब हम बात करेंगे एक फूल के अंदर कितनी पिस्टिल्स पाई जाती हैं। पिस्टिल्स क्या है? एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। पिस्टिल्स ये क्या है? स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा। ये क्या है? सिलेंड्रिकल संरचना, स्टाइल है। और ये क्या है? ओवरी। इन तीनों को ही क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी फूल में एक ही ये पिस्टिल हो सकता है एक से ज्यादा हो। तो उस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे? तो जब किसी ओवरी में, सॉरी, जब किसी फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक, यानी कि वन, क्या हो? पिस्टिल। तो उसको बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। क्या बोलते हैं? मोनो कार्पेलरी। लेकिन एक से ज्यादा संख्या में है, मोर देन वन, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा है। यदि एक से ज्यादा संख्या में है पिस्टिल्स, तो उसको क्या नाम देंगे? जब किसी भी संख्या जो एक से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं मल्टी, यानी कि मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे उसको। अब ये डायग्राम के मदद से हम इसको जानेंगे। जैसे एक ये हमने फ्लावर थैलेसियम बनाया किसी फूल का, उसके पास ये एक ओवरी, एक पिस्टिल बनाई, है ना? ये हमने उसकी दूसरी बना दी, ये तीसरी बना दी। इस प्रकार से यदि इस प्रकार की स्थिति है तो हम इसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है ना? और यदि एक ही है तो इसको बोलेंगे मोनो कार्पेलरी।
अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये आपस में चिपके हुए हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। जब ये अभी ऐसे दिख रहे हैं, जब ये अलग अलग हैं तो इनको बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। लेकिन जब ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि आपस में ये चिपके हुए हैं, तो इनको बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं? अब उस स्थिति को अपन कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कुछ, एक ये है, यहां तक दूसरी आई, दूसरी आने के बाद वो भी इसी के साथ क्या है? फ्यूज है ना? इन सब की ओवरी ऐसे फ्यूज है नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे अपन क्या? सिनकार्पस। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ पिस्टिल्स, पिस्टिल्स के आधार पर ये एपोकार्पस हो सकती हैं या फिर सिनकार्पस हो सकती है। ठीक है ना? अब हम इसका कराएंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कराएंगे? पोलन, पोलन से हम समझते हैं पोलन ग्रेन्स, और पिस्टिल, पिस्टिल से हम क्या समझे? उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको बोलेंगे पिस्टिल। अब ये आपस में किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, तो इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। है ना? क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब समझेंगे कि हमने एक ओवरी बनाई, फिर से ये इसका स्टिग्मा बना दिया, ये अपना फूल बन गया। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉलिनेशन की क्रिया होगी तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इस पे आके चिपक जाएंगे। ठीक है ना? बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इस पे आके चिपक जाएंगे। तो जो हमारा फूल होता है उसका जो स्टिग्मा है उसमें विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो ये आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हमारे ऊपर आए हैं वो हमारी ही प्रजाति के हैं या किसी दूसरे फूल के। जैसे बात करें, एक तरफ रोज है, रोज यानी कि गुलाब का फूल है, और दूसरी तरफ हम बात करें मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पोलन ग्रेन्स, इसके पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे पुष्प जैसे कि मेरीगोल्ड है, गेंदे के ऊपर आएगा, तो क्या ये यहाँ भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इनमें आइडेंटिफाई करने की यानी कि पहचानने की एक अलग ही क्षमता होती है। ठीक है, जिसकी मदद से ये पहचान लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स हमारी ही प्रजाति का है या दूसरी प्रजाति का। तो यहाँ से जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स सेम प्रजाति के उस फूल के ऊपर आएंगे तो इसको मिलेगा न्यूट्रिशन। किसको मिलेगा? पोलन ग्रेन्स को। क्या है ये? पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण है। क्या है? परागकण। तो जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो अभी हमने देखा पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की। यहाँ पे एक जगह पे ये अनुपस्थित है, कौन सा पदार्थ? स्पोरोलेनिन। क्या नाम दिया था? स्पोरोलेनिन। इसी जर्मपूर, क्या नाम दिया इसका? जर्मपूर। अब ये ऐसा समझो कि ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनके अंदर से जो दो प्रकार की अभी हमने सेल की बात की थी, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव सेल, इनके पास दो न्यूक्लियस हैं। तो यहां से निकलेगी पोलन ट्यूब, ऐसे ये पोलन ट्यूब यहां से निकली और सीधे ओवरी के पास गई। ठीक है ना? तो इस संपूर्ण क्रिया को कि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा ने पहचाना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, उसके बाद पोलन ट्यूब निकली और उससे न्यूक्लियस ओवरी के अंदर गया। इस संपूर्ण क्रिया को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ओवरी की बात करेंगे जो कि क्लास 11th में
हम कर चुके थे, जिससे कि हमें पता है कि ओवरी से फल का निर्माण होना है। और यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था मेगा स्पोरेंजिया, तो मेगा स्पोरेंजिया में ओव्यूल का निर्माण होना है। किसका? ओव्यूल का। तो पिछली क्लास में हमने कुछ ओव्यूल का डायग्राम बनवाया था, याद हो शायद। इसका नाम दिया था क्या? यदि याद हो तो बताएं। नहीं, इसका नाम दिया था आउटर, ये आउटर लेयर है, तो आउटर इंटेगुमेंट। क्या नाम दिया था? आउटर इंटेगुमेंट। और ये अंदर की लेयर है, तो इसको नाम दिया इनर इंटेगुमेंट। बेसिकली ये दो लेयरें हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, यानी कि हमारे भ्रूण को ये रक्षा प्रदान करती हैं। क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, रक्षा करती है उसका। ठीक है ना? इसके बाद हमने ये देखा, ये संरचना जो यहाँ पे थी, यहाँ पे जुड़ी हुई है। और इसके अंदर ये क्या है? न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। क्या है? तो कौन कौन सी संरचना हो गई? आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण की थैली, जिसमें भ्रूण रहता है ना? भ्रूण मतलब बच्चा, तो जिसमें भ्रूण रहता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना? इसके एम्ब्रियो सैक जब ये ओव्यूल के अंदर है, तो इसको चाहिए पोषण। क्या चाहिए? यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए, अन्यथा की स्थिति में जीवित कैसे रहेगा? तो इसके लिए यहाँ उपलब्ध रहता है एंडोस्पर्म। क्या होता है? एंडोस्पर्म। क्या होता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इसका भोजन है। किसका? भ्रूण का, है ना? जैसे माता के गर्भ में एक बच्चे के लिए जो नाभि का कार्य करता है, नाभि प्लेसेंटा, है ना, वो क्या करता है? फूड की सप्लाई करवाता है। इसी प्रकार से फूड उपलब्ध रहता है एंडोस्पर्म में। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक।